नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिज़िक्स के 2021 के नोबेल पुरस्कार पर। फिज़िक्स का 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की मैथमेटिकल मॉडलिंग पर। अक्सर हम जब फिज़िक्स पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो फिज़िक्स है वो सिंपल सिस्टम के साथ ही डील करती है, जैसे पेंडुलम का टाइम पीरियड, ऑब्जेक्ट ऊपर से फेंका नीचे गया कितना टाइम लगेगा, ऐसी सिंपल प्रॉब्लम्स जिसमें कि बहुत कम वेरिएबल्स, 1 2 3 इतने ही वेरिएबल्स इंटरप्ले कर रहे होते हैं। पर जो हमारी नेचर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसमें कई सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिसमें 100 वेरिएबल्स, हज़ारों वेरिएबल्स और कई बार तो लाखों वेरिएबल्स भी प्रॉब्लम्स में हो सकते हैं। जैसे हम वेदर की बात करें, ओशियंस में उठने वाली वेव्स की बात करें, नदियों में लहरों की बात करें, तो ये सब सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिसमें कि हज़ारों वेरिएबल्स एक साथ काम कर रहे होते हैं। इन वेरिएबल्स में हम यदि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू थोड़ा सा चेंज करें तो रिज़ल्ट में बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई दे सकता है। जैसे मौसम के बारे में तो ये कहा जाता है कि यदि मैक्सिको में बटरफ्लाई अपने पंख फड़फड़ाए तो टेक्सास में तूफान भी आ सकता है। तो एक वेरिएबल में, मौसम में तो जिसको हम बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं, एक वेरिएबल में थोड़ा सा चेंज करने पर इतना बड़ा फ़र्क मौसम में आ सकता है। तो इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम की हम को कैसे अंडरस्टैंड करें, इनके बारे में कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं, इन्हीं सब प्रॉब्लम से रिलेटेड की सॉल्यूशन के लिए जो फिज़िक्स का 2021 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इसमें जो नोबेल प्राइज़ का पहला भाग है वो प्रोफेसर क्लाउस हेसलमैन और प्रोफेसर सुकुरो मुनाबे को जॉइंटली मिला हुआ है, और दूसरा भाग प्रोफेसर जॉर्जियो परीसी को मिला है। प्रोफेसर सुकुरो मुनाबे ऐसे तो जापान से है और अभी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में मटेरियोलॉजिस्ट हैं। वहीं जो प्रोफेसर क्लाउस हेसलमैन है वो जर्मनी में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हैं, और वहीं जो अपने जॉर्जियो परीसी हैं वो इटली में रोम में सैम्पियाज़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। प्रोफेसर क्लाउस हेसलमैन और प्रोफेसर सुकुरो मुनाबे को नोबेल प्राइज़ अर्थ क्लाइमेट की फिजिकल मॉडलिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग पर दिया गया है, जिसमें कि उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग की प्रेडिक्शन भी की है। वहीं जॉर्जियो परीसी को नोबेल प्राइज़ डिसऑर्डर और फ्लक्चुएशन की मैथमेटिकल मॉडलिंग पर दिया है। अब हम नोबेल प्राइज़ के पहले भाग पर बात कर लेते हैं, जो कि अर्थ क्लाइमेट की अंडरस्टैंडिंग पर दिया गया है। अर्थ क्लाइमेट को अंडरस्टैंड करने की स्टडी का इतिहास बहुत पुराना है। 1824 में जोसेफ फोरियर ने यह पता लगा लिया था कि जब सूरज की किरणें आती है तो हमारे अर्थ पर आती है तो वातावरण उन सूरज की किरणों के लिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा रहता है। जब वो अर्थ से टकराती है तो अर्थ उन किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके बाद वे किरणें वापस अर्थ उनको एमिट कर देती है। होता यह है कि जो इंसिडेंट रेडिएशंस होती हैं सूरज की, उनकी वेवलेंथ एमिटेड रेडिएशन से गलत बोल दिया यार। अब हम नोबेल प्राइज़ के पहले भाग की बात कर लेते हैं, जो कि अर्थ क्लाइमेट की अंडरस्टैंडिंग पर दिया गया है। अर्थ के क्लाइमेट की अंडरस्टैंडिंग का इतिहास बहुत पुराना है। 1824 में जोसेफ फोरियर ने यह पता लगा लिया था कि जब सूरज की किरणें हमारे एटमॉस्फेयर में आती है तो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर उन किरणों के लिए एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसा काम करता है, और जब वो अर्थ से टकराती हैं तो अर्थ उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उसके बाद अर्थ उन रेडिएशंस को एमिट करता है, पर फर्क ये है कि इन एमिटेड रेडिएशंस की वेवलेंथ ज़्यादा होती है इंसिडेंट रेडिएशन से, और फिर ये एमिटेड रेडिएशंस को हमारा वातावरण कुछ भाग एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ रेडिएशन हमारे अंतरिक्ष में चली जाती हैं। ये जो एब्जॉर्ब जिन रेडिएशन को अर्थ के एटमॉस्फेयर ने किया है, यही एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन हमारे अर्थ को गर्म करने का काम करती हैं, और इस गर्म अर्थ के गर्म रहने को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। जोसेफ फोरियर की इस स्टडी के बाद काफ़ी स्टडी की गई कि किस तरह से रेडिएशंस एब्जॉर्ब और एमिट होती है। इसके बाद सवांटे एरिहीनियस ने यह पता लगाया कि हमारे वातावरण में कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो कि रेडिएशंस
इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं, जिसमें कि हाँ हमारे वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह गैसेस हैं। यही गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस भी इनको हम कहते हैं। एरिहीनियस ने काफ़ी डिटेल स्टडी की थी, जिसमें उसने काफ़ी ये प्रिडिक्ट भी किया था कि इन गैसों की मात्रा को बढ़ाते हैं तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था, प्रिडिक्ट किया था कि यदि इन ग्रीन हाउस इफेक्टेड गैसों की यदि हम कंसंट्रेशन को आधा कर देंगे तो हमारी अर्थ में हिमयुग आ सकता है। 1950 के बाद जब प्रोफेसर सुकुरो मुनाबे जापान में युद्ध के बाद यूएसए चले गए थे, तो उन्होंने एरिहीनियस के वर्क की डिटेल स्टडी की और हमारे क्लाइमेट के बहुत सारे वेरिएबल्स को कंसिडर करके, जिसमें कन्वेक्शन करंट, थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल सबको कंसिडर करके एक क्लाइमेट का मॉडल बनाया और यह प्रेडिक्ट किया कि यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को दुगुना करते हैं तो अर्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। 60-70 के दशक में प्रोफेसर क्लाउस हेसलमैन ने सुकुरो मुनाबे के क्लाइमेट के मॉडल को आधार बनाकर वेदर के मॉडल के साथ इकट्ठा किया और यह प्रिडिक्ट किया कि वेदर के चेंज से हमारे ओशियंस में भी चेंज आ सकता है, ओशियंस के बिहेवियर में भी चेंज आ सकता है। अब हम बात करते हैं प्रोफेसर जॉर्जियो परीशी के वर्क की। जब हम किसी चीज़ को ठंडा करते हैं, यदि धीरे धीरे ठंडा करें तो जो पार्टिकल्स हैं वो वेल ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में रहेंगे, क्योंकि उनमें जो पोटेंशियल वेल बनती है वो बिल्कुल स्मूथ बनती है और पार्टिकल उस वेल के मिनिमा में रहेंगे। परंतु मान लो हमने एक पानी को एकदम ठंडा कर दिया तो जो पोटेंशियल वेल बनेगी वो बहुत ही नॉन कंटिन्यूस होगी। इसमें रहने वाले पार्टिकल परमानेंट फ्लक्चुएशंस में रहेंगे। प्रोफेसर जॉर्जियो परीशी ने ऐसे ही फ्लक्चुएशंस की, परमानेंट फ्लक्चुएशंस की स्टडी की थी। हालांकि उन्होंने इसके मैग्नेटिक वर्जन की स्टडी की थी। यह नोबेल विनिंग डिस्कवरी काफ़ी ग्राउंड ब्रेकिंग रही है। इस नोबेल विनिंग डिस्कवरी से सिर्फ फिज़िक्स की फील्ड में फ़ायदा नहीं हुआ है, बल्कि वह फील्डें जैसे फाइनेंस की फील्ड, बायोलॉजी की फील्ड, न्यूरो साइंस की फील्ड, जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स काम करते हैं, उन सभी फील्डों में इस फील्ड ने अपना इम्पैक्ट बताया है। सुकुरो मुनाबे और प्रोफेसर हेसलमैन की स्टडी से हमको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में जो मानव का हस्तक्षेप है, ह्यूमंस का हस्तक्षेप है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पर, इसका पता लगा है। धन्यवाद।